परंतु जो गरीब बच्चे थे, विकट समस्या आ गई। बाल पाठशालाएं बिल्कुल फ्री संचालित की जा रही, बच्चों से किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती। इसके अलावा जो पाठ्य सामग्री है वो पाठ्य सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। तो ना वहाँ ड्रेस कोड है, ना फीस ली जाती है, और बच्चों को पाठ्य सामग्री भी समय समय पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। ये चाहे आप बात करें टिंकू की, जो कि आनंद नगर में पाठशाला चला रहे हैं, भले ही आप बात करें प्रेम सिंह जी की, दिगंबर सिंह जी की, जो विजयनगर में बाल पाठशाला चला रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आदिकाल में शिक्षा देने को संचालित होने वाले गुरुकुल आज आधुनिक विद्यालयों में तब्दील हो गए हैं। गुरुकुल में बालक के बौद्धिक विकास की दृष्टि से उसे सभी तरह की विद्याओं का अध्ययन कराया जाता था। गुरु दक्षिणा के रूप में शिष्यों से विद्या का सही प्रयोग करने का संकल्प लिया जाता था। लेकिन आज शिक्षा के नाम पर धनाढ्य वर्ग निजी स्कूलों का संचालन कर रहा है। ट्यूशन के नाम पर भी विद्यार्थियों से खासी मोटी रकम फीस के रूप में ली जा रही है। ऐसे में आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए इनमें प्रवेश लेना किसी सपने से कम नहीं है। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के बौद्धिक स्तर को विकसित करने के लिए कुछ शिक्षकों ने करीब 1 साल पहले अनूठी पहल को अंजाम देते हुए बाल पाठशाला खोली है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इन स्कूल्स का, बाल पाठशालाओं का, या प्राचीन समय में जिस तरह चलते थे गुरुकुल कह लीजिए, उनका मैं संचालन नहीं कर रहा हूँ। संचालन करने की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों के पास है। जहाँ तक संसाधन मुहैया कराने की बात है या आर्थिक सहयोग करने की बात है, उसमें मुझ सहित और भी जितने लोग हैं वो अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। देखिए, कोरोना का जो वक्त था वो एक कितना भयानक वक्त था पूरे मैनकाइंड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि उस वक्त सारी व्यवस्थाएं तितर-बितर हो गई थी। और जो गरीब लोग थे, उन गरीब लोगों के सामने तो एक विकट समस्या आ गई थी, खासकर बच्चों के सामने। सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में, इनमें एक व्यवस्था की गई ऑनलाइन टीचिंग की, ऑनलाइन अध्यापन की। अब जो सक्षम लोग हैं, जिनके पास इंटरनेट उपलब्ध है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है, जिन स्कूल्स में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है, उनके लिए तो ये एक माध्यम ठीक रहा। परंतु जो गरीब बच्चे थे, जो बिल्कुल डाउन टूडन सोसाइटी के बच्चे थे, उनके सामने एक बहुत विकट समस्या आ गई कि एक तरफ तो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, दूसरी तरफ शिक्षा का अन्य कोई ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक माध्यम उनके पास उपलब्ध नहीं था। इस गैप को भरने के लिए ये चाहे आप बात करें टिंकू की, जो कि आनंद नगर में पाठशाला चला रहे हैं, भले ही आप बात करें प्रेम सिंह जी की, दिगंबर सिंह जी की, जो विजयनगर में बाल पाठशाला चला रहे हैं, इन लोगों ने संपर्क किया और हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था इन बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए, जैसे कि प्राचीन समय में आप लोगों के सामने एग्जाम्पल उपलब्ध है, किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती थी, स्वेच्छा से बच्चे आते थे, स्वेच्छा से शिक्षण के माध्यम तैयार किए जाते थे, और जिस तरह की ज़रूरत होती थी उस तरीके से अध्यापन का माध्यम चलता था। वैसे ही इन स्कूल्स में भी बच्चों को बुलाया गया, बच्चे बड़ी संख्या में वहाँ आए, और बच्चों के आने के बाद जो उनकी ज़रूरतें थीं, उन ज़रूरतों के हिसाब से उनको अध्यापन का काम प्रारंभ किया गया। अब इस कोरोना के टाइम में जब बच्चे स्कूल्स में आ रहे थे, तो उनको जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है, जो परंपरागत एजुकेशन है, जो कि उनके एकेडमिक्स का हिस्सा है, वो दिलाने का हम लोगों ने वहाँ प्रयास किया। यहाँ विद्यार्थियों से ना तो कोई फीस ली जाती है और ना ही ड्रेस के लिए दबाव बनाया जाता है। यहाँ तक कि पाठ्य सामग्री भी उन्हें भामाशाहों की तरफ से समय समय पर निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। शिक्षकों की मेहनत अब रंग ला रही है। आज यहाँ बाल पाठशाला आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पहली पसंद बन रही है। महज 10 बच्चों से शुरू हुई इस पाठशाला में अब करीब 150 से अधिक विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर और IAS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना काल में शिक्षक प्रेम सिंह ने इसकी शुरुआत की।
उन्होंने बताया कि वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेलक में कार्यरत हैं। कोरोना काल के दौरान 4-5 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ था। उस दौरान स्कूल बंद थे, इस कारण छोटे बच्चे इधर उधर भटक रहे थे। उसी समय सभी ने फैसला लिया कि गरीब, बेसहारा और विधवा माँ के बच्चों का शिक्षा स्तर नहीं गिरने देंगे। ऐसे में सभी ने माँ सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस के अवसर पर 3 जनवरी 2021 को बाल पाठशाला नाम से निःशुल्क ट्यूशन कक्षा विजयनगर स्थित अपने निजी प्लॉट में भामाशाहों के सहयोग से टीन शेड डलवाकर 10 बच्चों से शुरुआत की। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। अब इस पाठशाला में कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 150 बच्चे निःशुल्क ट्यूशन लेने आते हैं। इस कार्य में उनका सहयोग सेवानिवृत्त शिक्षक वीरपाल भी कर रहे हैं। वहीं बच्चे व उनके अभिभावक निःशुल्क ट्यूशन कक्षा को लेकर बेहद खुश हैं। यहाँ पाठशाला में सभी शिक्षक बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर सहित सिविल सेवा के लिए प्रेरित कर उन्हें बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री, शिक्षकों को खर्चा दे रही भामाशाह बाल पाठशाला को बढ़ावा देने और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए भामाशाह भी आगे आए हैं। इसी तरह की एक बाल पाठशाला की शुरुआत आनंद नगर में भी की गई है। इसका संचालन टिंकू करते हैं, जो खुद चिकित्सा विभाग में सेवारत हैं। इनमें अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए प्रोफेसर अरविंद वर्मा और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सहित अन्य भामाशाहों की ओर से बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। वहीं शिक्षकों के लिए प्रोफेसर अरविंद वर्मा 1500 रुपये और डॉक्टर अशोक 1000 रुपये शिक्षकों को पारिश्रमिक के रूप में प्रति माह देते हैं। अब कोरोना समाप्त हो जाने के पश्चात एक नई स्थिति उभरी कि स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, और स्कूल के अलावा इन बाल पाठशालाओं में 5 बजे के बाद अध्यापन का हिस्सा बन रहे हैं। तो अब इसकी ज़रूरत क्या है? यहाँ जो ये 2 साल स्कूल के संचालन का एक अनुभव रहा और बच्चों का जो फीडबैक रहा और पेरेंट्स का जो फीडबैक रहा, उसने इस बात के लिए प्रेरित किया कि स्कूल की जो ट्रेडिशनल शिक्षा है जो चल रही है वो तो ज़रूरी है ही, साथ ही बच्चों को प्रेरित करने के लिए कि गरीब बच्चा भी ये सोच सकता है कि वो IAS बने, वो RAS बने, वो प्रोफेसर बने, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने या वो अन्य क्षेत्रों में फ्लॉरिश करे। इसके लिए बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए, और उस प्रेरणा के लिए इन स्कूल्स की आवश्यकता है। तो वापस से उस गैप को भरने के लिए जो बच्चों में एक उत्साह का संचार करे और बच्चों को इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति लालायत करे, उनके अंदर एक इच्छा जगाए, इसके लिए हमने इस ब्रिज को वापस भरने की कोशिश की। और अब ये जो स्कूल चल रहे हैं, एक मोटिवेशन के लिए स्कूल चल रहे हैं। जो गैप सरकारी स्कूलों में रह जाता है बच्चे के बीच और टीचिंग मेथड्स के बीच, उस गैप को भरने का प्रयास भी इन स्कूल्स में किया जा रहा है। यही कारण है कि बच्चा अपना स्कूल करने के बाद आमतौर से ये क्लासेस सायंकाल में चलाई जाती हैं, 4 बजे 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लासेस चलाई जाती हैं। तो स्कूल्स में जाने के बावजूद ये बच्चे इन बाल पाठशालाओं में आ रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजभाषा एकेडमी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा बताते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इस उद्देश्य को भुला दिया गया है। अब शिक्षा का उद्देश्य मात्र व्यवसाय या जॉब प्राप्त करना रह गया है। पहले गुरु शिष्य का संबंध अत्यधिक मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और बौद्धिक होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की ऋषि परंपरा यहाँ का साक्षात उदाहरण है। शिक्षार्थी को आश्रम में गुरु की देखरेख में 25 वर्ष की आयु तक रखा जाता था, जहाँ उसके व्यक्तित्व की सभी शक्तियों का विकास होता था। विद्या अर्जन के बाद जब वो गृहस्थ जीवन में लौटता था तो परिपक्व और परमार्जित व्यक्तित्व के इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता था।
आधुनिक शिक्षा नीति में केवल ज्ञानार्जन को ही एकमात्र उद्देश्य बना लिया गया है। आज की शिक्षा का उद्देश्य मात्र किताबी ज्ञान रह गया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि अपने कर्तव्यों से अधिक आज व्यक्ति का अधिकारों पर अधिक ध्यान केंद्रित रहता है और उसका जीवन लगभग यंत्रवत बन चुका है। वहीं पाश्चात्य शैली का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और भारतीय आदर्श विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसी शिक्षा पद्धति ना तो व्यक्ति के हित में है और न ही समाज के हित में। इसीलिए आज शिक्षा नीति में कई बदलावों की जरूरत है। देखिए, बाल पाठशालाएं बिल्कुल फ्री, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल खुला जो तरीका है, ओपन सिस्टम है, उस हिसाब से बाल पाठशालाएं संचालित की जा रही हैं। किसी तरह का कोई ड्रेस कोड यहाँ नहीं अपनाया गया है, किसी तरह की फ़ीस नहीं ली जाती है। जहाँ तक शिक्षकों की बात है, क्योंकि आपको पता है गुरुकुल के समय में जो आर्थिक व्यवस्थाएं प्रचलित थीं और आज के समय में जो अर्थव्यवस्था प्रचलित है, अगर कोई वहाँ अपना शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसे भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो शिक्षक को उसके पारिश्रमिक की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, परंतु बच्चों से किसी भी तरह की फ़ीस नहीं ली जाती। इसके अलावा जो पाठ्य सामग्री है, वो पाठ्य सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। समय समय पर समाज से जुड़े हुए जो विभिन्न लोग हैं, पे बैक टू सोसाइटी की तर्ज पर वो लोग आते हैं और अपना सहयोग वहाँ करते हैं। तो ना वहाँ ड्रेस कोड है, ना फीस ली जाती है, और बच्चों को पाठ्य सामग्री भी समय समय पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। देखिए, गुरुकुल की जो पद्धति थी, वो गुरुकुल की पद्धति वास्तव में व्यक्ति का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करने की ओर ज़्यादा ध्यान देती थी। तो जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चों का, बौद्धिक विकास है, जो शारीरिक विकास है, जो मानसिक विकास है, उस पर ध्यान दिया जाता था। तो गुरुकुल जो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता था, जहाँ दर्शन भी पढ़ाया जा रहा है, जहाँ मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जा रहा है, जहाँ स्पोर्ट्स भी पढ़ाया जा रहा है, इवन जो रक्षा के उपाय होते हैं, आपको लाठी चलाना सिखाया जा रहा है, आपको आर्चरी सिखाई जा रही है। तो गुरुकुल की जो पद्धति थी वो बहुत डिफरेंट थी। इसके अलावा वहाँ पर आम तौर से एक गुरुकुल एक शिक्षक से संबंधित होता था। वो अपनी सोच, अपना नज़रिया बच्चों को देने की कोशिश करता था। तो गुरुकुल पद्धति जो प्राचीन भारत में प्रचलित थी और आज के समय में जिसे हम पाठशाला कहते हैं, उसके अंदर एक अंतर तो विद्यमान है। परंतु ये जो बाल पाठशालाएं चल रही हैं, ये बाल पाठशालाएं कमोबेश उस कमी को पूरा करने की ओर प्रयास है। और आगे के समय में जब इन बाल पाठशालाओं को सफलता के स्तर पर नापा जाएगा और 2 साल, 4 साल, 5 साल ये बाल पाठशालाएं चल लेंगी और इस जैसी अन्य शाखाएं निकलेंगी और इनमें भी अपने विकास होंगे, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों की ओर भी ध्यान जाएगा और बच्चों को सिर्फ बौद्धिक विकास के नज़रिए से ना देखकर उनके शारीरिक विकास के लिए जो अन्य उपाय किए जा सकते हैं, चाहे उनको खेल में कोई महारत हासिल कराना हो या उनको दर्शन की शिक्षा देना हो, ये सारी चीज़ें भी करने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षा का काम केवल किताबी शिक्षा देना नहीं। व्याख्याता पवन शर्मा बताते हैं कि आज अधिकांश शिक्षक शिक्षा देने के कार्य को अपना कर्तव्य ना समझ केवल जॉब के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तो मिलता है, लेकिन वो सामाजिक ज्ञान और कई संस्कारों से दूर हो जाता है। वहीं विद्यार्थियों की मंशा भी केवल उत्तीर्ण होने तक सिमट कर रह गई है। ऐसे में शिक्षकों को चाहिए कि वो आधुनिक शिक्षा नीति के साथ भारतीय संस्कृति से जुड़ा भी ज्ञान दें। पहले विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ नवाचार और बच्चों में आदर्श की भावना पैदा की जाती थी। वो बताते हैं कि वर्ष 2015 में विजयनगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बच्चों में अनुशासन पैदा करने के लिए एक नवाचार किया गया था। इसके तहत उन्होंने शिक्षकों के लिए गणवेश की शुरुआत की और एक निर्धारित ड्रेस कोड जारी किया गया। इस तरह के नवाचारों से विद्यार्थी में संस्कृति और अनुशासन की भावना बढ़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पवन शर्मा को 2015 में जिला स्तर, 2016 में राज्य स्तर और 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। आज किताबी ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों में बौद्धिक ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने तरीके से विभिन्न तरीके अपनाते हैं, नियम और नीतियाँ बनाते हैं, कानून बनाते हैं और उस हिसाब से शिक्षा की एक पद्धति, एक ढर्रा चलता है। जैसे उच्च शिक्षा में UGC के नियम चलते हैं,
उच्च और माध्यमिक शिक्षा में राज्य सरकारें अपने अपने नियम बनाती हैं, परंतु ये जो बाल पाठशालाएँ अभी किसी नियम से बंधी हुई नहीं है। मैंने पहले भी कहा, ये जो स्थापित शिक्षा की पद्धतियाँ हैं और जो स्वतंत्र शिक्षा की पद्धतियाँ हैं, उन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप पर ब्रिज लगाने का काम ये बाल पाठशालाएँ कर रही हैं। जो कमियां राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से रह जाती हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास बाल पाठशालाओं के माध्यम से किया जाएगा। और अभी ये देखिए प्रायोगिक दौर में है, जहां हम लोग और इन स्कूल्स को जो संचालित कर रहे हैं शिक्षक महोदय और प्रबंधक गण जो हैं, उनके एक्सपीरियंस भी जोड़ेंगे। क्या इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, किस तरीके से इसको और सर्वसुलभ बनाया जा सकता है, किस तरीके से ये प्रयास किया जा सकता है कि और ज़्यादा बच्चे विभिन्न वर्गों के इससे आकर जुड़े, किस तरह इसकी शाखाओं का विस्तार किया जाए, किस तरीके से एक सेट पैटर्न पर इन शिक्षण संस्थाओं को चलाया जाए, या इसी तरीके से फ्रीलांस तरीके से इसको हम संचालित करते रहें। ये भविष्य बताएगा। अभी बहुत ही शैशवा अवस्था में ये बाल पाठशालाएँ हैं, जहाँ अनुभव से बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ेंगी। आज अभी इन स्कूल्स में जो इफेक्टिव बच्चे हैं, 2 स्कूलों के जो प्रयोग हम कर रहे हैं, इसमें 100 से 150 बच्चे हैं इफेक्टिवली। आगे आने वाले समय में 500 बच्चे हों चाहे 1000 बच्चे हों, 500 बच्चे भी तब होंगे जब समाज का सहयोग मिलता रहेगा इन स्कूल्स को। तो चाहे 500 बच्चे हों या 1000 बच्चे हों, इसका पैटर्न तो निःशुल्क शिक्षा का ही रहेगा। उसमें किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी तरह का लैकुना नहीं रहेगा, किसी तरह का ब्लफ नहीं रहेगा। निःशुल्क शिक्षा रहेगी, पाठ्य सामग्री भी निःशुल्क ही रहेगी। शिक्षकों की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए पे बैक टू सोसाइटी की तर्ज पर जो व्यक्ति इन शिक्षकों के सैलरीज़ का बर्डन उठाने के लिए तैयार रहेंगे, उन्हें तैयार किया जाएगा। और अगर हमारे संसाधन इजाज़त नहीं देते तो हम उतने बच्चे इन स्कूल्स में नहीं रखेंगे, पर पैटर्न इसका निश्चित रूप से निःशुल्क है। देखिए, जहाँ तक सरकार के सहयोग से बाल पाठशालाओं को चलाने की बात है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि जहाँ भी सरकारी हस्तक्षेप होता है, वहाँ कहीं ना कहीं एक व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। इसमें हमें ये एक बड़ी महीन रेखा है जिस रेखा पर चलना है। अगर स्कूल के संचालनकर्ता के दिमाग में व्यवसाय आ गया तो भी इसका मोटो हल नहीं हो पाएगा। अगर समाज सेवा को एक व्यवसाय के नज़रिए से देखा जाए तो भी इसका मोटो हल नहीं होगा। अगर हम सरकारी मदद की आकांक्षा रखें तो भी मोटो हल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बचाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो व्यावसायिक सोच से ये दूर रहे, दूसरा सरकारी हस्तक्षेप जो कि आर्थिक रूप में होगा उसकी भी आकांक्षा न रखी जाए। जहाँ तक बात है, एक स्कूल को एनजीओ के रूप में अभी रजिस्टर करवाया गया है, तो निश्चित रूप से सरकारी सहयोग की उसमें अपेक्षा रही होगी, इसीलिए एनजीओ के रूप में उसे रजिस्टर कराया गया है। पर व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह है कि जहाँ तक हो सके इसे बहुत ही संयमित तरीके से चलाई जाने की ज़रूरत है, और अभी इस प्रयोग से बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। और जब वो लर्निंग प्रोसेस हो जाए तब दूसरे पायदान पर जाने का प्रयास हमें करना चाहिए।